बिल्कुल हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आता हूं अवनीश जी, बस एक सेकंड। अखिलेश यादव ने इस मौके पर क्या कहा है, मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूं। और मैं आज भी कहता हूं कि पूरे देश में एक सोशलिस्ट लीडर, एक लीडर को समर्पित इससे बेहतर म्यूजियम, इससे बेहतर कोई स्मारक नहीं रहा होगा। और आज भी मैं ये दावा करता हूं, ये अलग बात है ऊंची ऊंची चीजें बनी हैं, लेकिन लखनऊ में इतने बड़ा स्मारक बनना और उन्हीं के नाम पर, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे बिहार में। बिहार में जिस एयरपोर्ट पर, पटना के एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरेंगे, वो हमेशा ये भी याद रखें कि जिनके नाम पर एयरपोर्ट है, उन्हीं के नाम पर जो स्मारक और जो म्यूजियम बना था, सोचो उसको बर्बाद किया इन्होंने। पटना का एयरपोर्ट जयप्रकाश जी के नाम पर है। किस मुंह भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार की जनता से वोट मांगेंगे? अखिलेश जी ने कहा कि जेपी के नाम पर ही वोट मांगेंगे, और जेपी की जो के नाम पर जो एक मेमोरियल बना हुआ है, जो एक म्यूजियम बन रहा था, उसको ओपन नहीं होने देंगे। अवनीश विद्यार्थी जी, ये मैं कई सालों से देख रहा हूं कि जेपी को लेकर के जिस दिन जेपी की जयंती होती है, मतलब आज की जो तारीख होती है 11 अक्टूबर, उस दिन विवाद जरूर खड़ा होता है। वो एक अनायास का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाती है। अखिलेश यादव जाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जेपीएनआईसी जाना चाहते हैं, और पुलिस उन्हें रोकती है। आखिर क्यों क्यों एक महापुरुष को माल्यार्पण करने से रोका जाता है? तो देखिए, इसकी वजह सिर्फ सियासत ही है, और बहुत अच्छी तरह इस बात को समझा जा सकता है कि कैसे चाहे 2012 की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने जब स्मारकों को लेकर के जिस तरीके का रिएक्शन अपना डेवलप किया था, जो परसेप्शन डेवलप किया था, कमोबेश वही परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश ये सरकार भी कर रही है। अब जेपीएनआईसी के अंदर आप अगर पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है कि काफी अधूरा भी है, करीब 1/3 या करीब 10 से 15% काम उसमें बाकी है। तो उस स्ट्रक्चर में तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें कई सारी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें शायद उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो वहां पर आपको चोट पहुंच सकती है, कोई और तरह का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बड़ा है। लेकिन जो ये उनके जो ऑडिटोरियम बना था जहां पर, और जो म्यूजियम है उनका जेपी का, उस म्यूजियम में तो सब कुछ उसी वक्त पर कंप्लीट था। मुझे याद है, मैं खुद भी उस म्यूजियम में गया हुआ हूँ। तो म्यूजियम में तो कोई कमी थी नहीं, वहां पर लाइटिंग का अच्छा इंतजाम था। जो म्यूजियम के अंदर जो तमाम तरह अलग अलग तरीके के आर्किटेक्ट थे वो दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा जो बगल में हॉल था वो भी कंप्लीट बना हुआ था, तो उसमें तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी। और उस हिस्से को आसानी से मेंटेन करके किसी को भी, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं करता हूं, जेपी के चाहने वाले सिर्फ समाजवादी पार्टी में नहीं है, बीजेपी के सेकंड लाइन की लीडरशिप में एक पूरी लंबी फहरिस्त है। यशवंत सिन्हा से लेकर के तमाम सारे ऐसे नेता रहे हो, चाहे रविशंकर प्रसाद रहे हो या फिर सुशील मोदी, जो खुद ही बिहार के बड़े नेता हुआ करते थे, उस तरह के तमाम सारे नेता उन्हीं से, उसी आंदोलन से निकल करके आए हैं। तो जब जेपी से सब प्रभावित भी थे, जेपी के विचारों से भी प्रभावित थे, हो सकता है समाजवाद से आगे बढ़ करके दूसरी बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनको ये मानते रहे कि वो यूथ आइकॉन थे, मतलब लोगों के लिए एक प्रेरणा पुरुष थे। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और उस समय की इंदिरा सरकार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। उस दौर के जो सेनानी थे उनको सरकारें पेंशन तक देती है। तो उस परिस्थिति में जब आप उनकी जयंती पर आपको खुद जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी बाद में जाए, अच्छी बात आपने कही। आपको खुद जाना चाहिए। आपको खुद लोगों को, भाई हमको, आपको, या जो भी लोग हैं, जो भी इस तरह की चीजों में शामिल रहे हैं, उनको प्रेरित करना चाहिए कि आप जाइए वहां पर, कि भाई आप जाइए, जाके वहां फूल चढ़ा के आइए। अरे कहीं नहीं जा पाते, उनकी मूर्ति तक चले जाते। लेकिन ये क्रेडिट वॉर है।
और यही क्रेडिट वॉर आपको याद होगा जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी, तब स्मारकों पार्कों को लेकर के इसी तरीके का एक तरीके से एक विरोधाभासी माहौल था, और उसी का नतीजा रहा कि वो आजकल सनातनी बना हुआ वो अमित जानी कई फिल्मों का डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गया है, उसने जो है वो मूर्ति तोड़ दी, और उसके बाद फिर वो नैरेटिव उल्टा हुआ, तो फिर वो मूर्ति लगी भी, अखिलेश यादव ने मूर्ति लगवाई भी। लेकिन उससे पहले जब सरकार नहीं बनी थी तब ये बातें होती थी कि हम बुलडोजर चला देंगे, तोड़ देंगे, उनका पब्लिक यूज करेंगे, ये सब बातें होती थी। तो लेकिन अंत में आपको नैरेटिव छोड़ना पड़ा, आपको उसको मेंटेन करना पड़ा, उसके मेंटेनेंस में जाना पड़ा, वहां के एम्प्लॉइज को तनख्वाह देनी पड़ी। अब जब ये सरकार इन तमाम चीजों के लिए अभी जिस दिन काशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस दिवस था, पुण्यतिथि थी उनकी, उस दिन सब लोग इस बात को याद कर रहे थे कि भाई बीएसपी के जो महापुरुष थे, या बीएसपी के महापुरुष क्या होता है, मतलब समाज के महापुरुष थे, बीएसपी ने उनको ज्यादा प्रमोट किया, ज्यादा उनको आगे बढ़ाया, तो उनके यहाँ जो है उनके रख रखाव में कहीं तकलीफ हो रही थी, कोई सरकार नहीं कर रही थी, कोई सरकार अब कर रही है, तो उसकी तारीफ है। तो ये बात तो समाजवादी चिंतकों पर भी लागू होती है कि भाई आप समाजवादी पार्टी के चिंतक हैं या उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से तो जेपी का कोई लेना देना नहीं था, वो उनसे दशकों पहले थे, और जब दशक भर पहले उनका इतिहास रहा है, और उस इतिहास से भाजपाई भी जुड़े रहे, जनसंघी भी जुड़े रहे, और जनता पार्टी के लोग भी जुड़े रहे, बहुत सारे चेहरे कांग्रेस पार्टी में भी है जो उस आंदोलन से जुड़े रहे। तो जब इस तरीके की परिस्थिति हो, तो आपको बजाय इससे कि आप इसको जबरदस्ती है, आप क्या क्या फर्क पड़ा, पिछली बार अखिलेश यादव गेट कूद कर चले गए, इस बार कुछ लड़के जो है वो रात के अंधेरे में वहां पहुंच गए, उन्होंने माल्यार्पण कर दिया। तो ये कोई अंग्रेजों का शासन थोड़ा ना है कि आपको किसी बिल्डिंग की प्राचीर पर जाके तिरंगा लहरा देना है और कह देना है भाई देखिए हमने इसको जीत लिया या इसको फतह कर लिया। यहाँ पर तो आपको बहुत आसानी से जेस्चर आप दिखा सकते थे कि आप सबको जितना भी जो तैयार हिस्सा है उसको बेहतर में, आप देखिए जेपी की वो मूर्ति आपने देखी होगी अभी तस्वीरों में, वो किस तरीके से मेंटेनेंस के अभाव में किस स्थिति में चली गई। एक अब बड़ा अच्छा लोकनायक ने ये तो सपना नहीं देखा होगा, अब लोकनायक ने ये सपना तो नहीं देखा होगा कि उनकी मूर्ति पर जो है वो तमाम सारी इस तरह की गंदगी हो और उनको आज के दिन प्रेरणा पुरुष कह के याद भी किया जाता हो। एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया रामदत्त त्रिपाठी जी ने कि जेपी ने अपने समय में इंदिरा गांधी ने जेपी को बंद किया था, कैद किया था, जेल के भीतर डाल दिया था, और आज जेपी की प्रतिमा एक तरीके से कैद हो गई है जेपी एनआईसी में। नहीं, जेपी की एक और खूबी थी, आप देखिए ना कि इतना बड़ा आदमी, इतना मतलब इतने बड़े बड़े प्रस्ताव उस आदमी के सामने, नेहरू ने उनको अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया था, वो व्यक्ति नहीं गया, उस व्यक्ति को पद की लालसा नहीं थी, और आप उस व्यक्ति को मतलब आप ये समझ करके आप ही बनवा देते उसको, आप ही उसको और पूरा कर देते, और आपको लगता है ये बेहतर नहीं था, सेमी कंस्ट्रक्टेड है, तो आप उसको फुली कंस्ट्रक्टेड कर देते, उस हिस्से को कम से कम तैयार करा देते किसी तरीके से। आप वो जो 5 सितारा ऑडिटोरियम बना है उसके बारे में आप छोड़िए, उसकी बात की बात हुई, पर ये तो इतिहास से जुड़ी हुई बात थी, किसी महापुरुष के सम्मान में बनी हुई बात थी, और इसके लिए तो बाकायदा लोहिया पार्क की जमीन लेकर के उसको बनाया गया था कि भाई ये अच्छे तरीके से बन जाए, इसका व्यापक हिस्सा हो, लोग बाग यहाँ आ सके, टहलते घूमते हुए जेपी के आदर्शों से परिचित होगी पीढ़ी, इस बात के लिए इसको किया गया था। और आप उस जेपी की खूबी देखिए कि उन्होंने उनके संबंध, उनकी पत्नी के संबंध इंदिरा गांधी की माताजी से बहुत अच्छे थे, और इंदिरा गांधी की माताजी के कुछ डोमेस्टिक इश्यूज थे उनके अपने परिवार के अंदर, और वो दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे, और उन चिट्ठियों का पूरा संग्रह जेपी की पत्नी यानी जेपी के पास खुद मौजूद था। उनको जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई आप इन चिट्ठियों का उपयोग करिए, इसमें तो परिवार के अंदर की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, पर उन जेपी ने उन चिट्ठियों का उपयोग नहीं किया। इंदिरा जब उनसे मिलने के लिए आई तो इंदिरा गांधी को उन्होंने चिट्ठियों की थाती एक बॉक्स में बंद करके सौंप दी कि ये वो चिट्ठियां हैं जिनका दुरुपयोग हो सकता है, इसको आप अपने पास ले जाएंगे। मतलब उनको आप किसी मूर्ति म्यूजियम में तो नहीं बांध सकते, उनके विचार को, उनके व्यक्तित्व को, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी, आप जानबूझ करके किसी को ट्रिगर कर रहे हैं, आप एज दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज कह दिया ना कि आप इन्हीं जेपी के नाम पर बिहार में वोट मांगेंगे, इन्हीं जेपी के एयरपोर्ट पर। आप ये बहाना आपने दे दिया, आप खोल देते हो, जाते माला फूल चढ़ाते, ये न्यूज भी नहीं बनती, इस पर हम आप चर्चा भी नहीं कर रहे हो। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी न्यूज है लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की,
कि जेपीएनआईसी में अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर उनकी मूर्ति लगाई और वहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया। रामदत्त जी, मैं चूंकि जेपी की बात अवनीश जी ने बहुत हिस्ट्री बहुत अच्छी बताई और आप जेपी के समय जेल में रहे हैं, जिस समय जेपी का आंदोलन चल रहा था आप भी उसमें शामिल थे और आप भी उनके साथ जेल में रहे, मतलब वो दूसरी जेल में थे, आप दूसरी जेल में थे। आपको जेपी के बारे में जो अवनीश जी ने बताया कि उन्होंने पत्र उनकी इंदिरा जी की माता जी और इनकी माता जी के जो कन्वर्सेशन थे, कुछ पत्र लिखे गए थे, उसको उन्होंने इंदिरा जी को सौंप दिया ताकि उसका कोई दुरुपयोग न कर पाए, कुछ बहुत सारी चीजें उसमें कुछ रहा होगा। तो आपको क्या अनुभव रहा जेपी के साथ का? कभी मुलाकात आपकी हुई क्या जेपी से? जेपी से कई बार मुलाकात हुई अच्छा। और जो मैं उत्तर प्रदेश में जो जेपी की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी थी, मैं उसका संयोजक था और जेपी ने खुद की कलम से मुझे संयोजक बनाया था। और जो यहाँ एक संयुक्त संघर्ष समिति थी जिसमें सभी छात्र युवा संगठन थे, मैं उसमें भी जेपी का रिप्रेजेंटेटिव की तरह से मैं और संतोष भारती 2 लोग थे। खैर वो तो एक अलग बात है। एक चीज मैं ये भी बता दूं कि जेपी इतना ही नहीं, जब इंदिरा जी हार गई, कांग्रेस हार गई और मोरारजी देसाई की सरकार आ गई, तो चरण सिंह वगैरह को, मतलब जेपी को आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग उनको परेशान करें, इंदिरा जी को। तो जेपी जो है वो इन लोगों को शपथ वपथ दिला के वहां राजघाट से जेपी खुद गए, चल के इंदिरा जी के घर मिले और जेपी एक तरह से इंदिरा जी के चाचा समझ लीजिए, क्योंकि नेहरू जी उनको छोटा भाई समझते थे, छोटा भाई। और नेहरू जी ने उनको, जैसा कि अवनीश ने कहा, कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर दिया था। और वो एक अलग बात है कि अगर ये सोशलिस्ट लोग कांग्रेस से अलग नहीं होते, क्योंकि वो एक पटेल जी की जो लॉबी थी कांग्रेस में, दक्षिणपंथी लोगों की जो लॉबी थी, राइटिस्ट, उसने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया कि इन लोगों को सोशलिस्ट अलग हुए। लेकिन उसके बावजूद उनके संबंध बहुत अच्छे रहे नेहरू जी से, क्योंकि जेपी को सत्ता की लालसा नहीं थी। जेपी समाज परिवर्तन के लिए आए थे। जेपी जब विद्यार्थी थे, अमेरिका गए थे पढ़ने, तो देखिए वो वहां उन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की थी। जो नई पीढ़ी के बच्चे अगर नहीं जानते हैं, तो टॉयलेट साफ करना होटलों में और बहुत सारा उन्होंने मेहनत करके किया था। और मार्क्सिस्ट से शुरू में, उस समय मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में छाई हुई थी। लेकिन फिर जब वो लौट के आए धीरे धीरे, तो उनका मार्क्सवाद से मोहभंग हुआ और वो समाजवाद, और समाजवाद से फिर सर्वोदय और गांधी की ओर लौटे। और उन्होंने बिहार में बिना सत्ता में रहते हुए बहुत सेवा के काम किए लोगों के। जो भूदान आंदोलन था, जिसमें लाखों बीघा जमीन जो है, एकड़ जो है, वो बड़े लोगों से दान में लेके और गरीबों में बांटी गई। जब वहां अकाल पड़ा तो अकाल राहत का काम किया। जहां तक मेरा ताल्लुक है, तो चूंकि हम लोग इलाहाबाद में थे और जेपी का जो आंदोलन था यूपी में, हम लोग उसको देख रहे थे, तो 22-23 जून 1974 को हम लोगों ने इलाहाबाद में एक छात्र युवा सम्मेलन कराया था। जेपी को बुलाया था, जेपी आना चाहते थे और उस समय बहुगुणा जी की सरकार थी। बड़ी मुसीबतें खड़ी की थी। किसी भी हॉल में, बड़े स्मारक में हम लोग जाके कार्यक्रम के लिए बुक करने जाते थे तो मना हो जाता था। तो अंत में महादेवी वर्मा, महादेवी जी भी, एक सेकंड, महादेवी जी जो गांधी विचार की थी और हम लोगों की सर्वोदय विचार प्रचार समिति की अध्यक्ष थी, उन्होंने अपने कॉलेज में, प्रयाग महिला विद्यापीठ में फिर सम्मेलन कराया और वहीं हम लोगों ने कमरों में सब टिकाया सबको। और वहीं हम लोगों ने, जैसे कुंभ में टॉयलेट बनते हैं जमीन पे खोद के, बनाया हम लोगों ने। और जब हम जेपी को हम लोग विदा करने गए रेलवे स्टेशन पर, तो जेपी ने कहा कि देखो, मैं यूपी बार बार नहीं आ सकता, तुम लोग टाइम दो, 1 साल पढ़ाई छोड़ दो और संभालो इसको। तो उन्हीं के कहने पे हमने ला की पढ़ाई भी छोड़ दी थी, जो हमने बाद में कंप्लीट की। तो जेपी बाद में भी हम लोग, जब सरकार बन गई, डेमोक्रेसी बहाल हो गई, तो हम लोग गए थे बोध गया, वहाँ गया सम्मेलन हुआ था हम लोगों का। फिर हम लोग जेपी से मिलने गए थे। जेपी हम लोगों के वाहिनी नायक थे। जो जेपी को मालूम था
कि ये जो पार्टियों के लोग हैं, राजनीतिक दलों के लिए, ये मेरी संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इसलिए उन्होंने एक निर्दलीय छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, जिसमें हम लोग थे, उसको गठित किया था। बहुत मतलब इंस्पायरिंग बात आपने बताई कि जेपी के कहने पर आपने 1 साल तक जो है आपने अपना लॉ की जो पढ़ाई थी वो आपने छोड़ दी थी। ये जेपी को जिस तरीके से कैद रखने की बात हो रही है, आपने भी कहा और अवनीश जी ने भी कहा, जेपी को बीजेपी आखिर क्यों उनसे दूरी बना करके रखना चाहती है, अवनीश जी? देखिए, बहुत सीधी सी चीज है इसमें, और इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ सियासत है कारण उसका। अगर वो बीजेपी की सरकार ने बनवाया होता तो बीजेपी की सरकार उसको न उसको रोकती, न उसको उसके मेंटेनेंस पर और बेहतर तरीके से वो करती, क्योंकि वो क्रेडिट वॉर, आप जानते हैं, रिवर फ्रंट भी आज अधूरा है। बहुत सारे ऐसे काम है जो पिछली सरकार ने शुरू किए, वो काम अधूरे रह गए, और उनके पीछे इंक्वायरी भी हुई। अब आप देखिए, अब जेपीएनआईसी बड़ा दिलचस्प है। जेपीएनआईसी बनाने वाले कौन है? शालीमार हाँ, ने वही। बनाया, और शालीमार के मालिक बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं। वो पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे। जांच भी एलडीए ने की, जांच में भी बहुत सारी चीजें हुई। फिर अब तो अभी हाल में कैबिनेट में भी आया कि भाई इसको लीज आउट किया जाएगा। हाँ, इसको लीज आउट किया जाए। अब समाजवादी पार्टी कह रही है हम लीज आउट नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम नहीं खुद तो खरीद लेंगे। बेचना है ना, बैंक बेचना है, रेलवे बेचना, सब चीज बेचना ही है ना उनको, तो रखना क्या है? बीएसएनएल बेचना है, जो बिक जाए सब बेचना है। तो ये इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, इसका कोई मतलब जेपी से कोई लेना देना नहीं है। जेपी के प्रति मुझे नहीं लगता कोई विरोध है, और न जेपी की विचारधारा से कोई विरोध है। विरोध सब कुछ जो है वो समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी ने चूंकि बनाया, और ये पार्टी आज की नहीं चल रही है, पिछले दो ढाई दशकों से उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है कि वो सरकार करेगी तो अगली सरकार आएगी बदलेगी, वो सरकार आएगी तो वो आगे बदलेगी। पहला साल 6 महीना तो सरकारों का इसी काम में चला जाता है कि वो नाम बदल दें, पहचान बदल दें, उनकी अलग तरीके से कृति निकल करके आए, जांचें कराएं पिछली सरकार की, ये सब बातें होती हैं। पर जेल सब एक दूसरे को भेज रहे होते हैं मैनिफेस्टो जारी करने से पहले। मैनिफेस्टो जारी करते ही वो सब भूल जाते हैं कि कोई जेल नहीं जाने वाला है। वरना पहले तो ये भी बात आती थी कि हम उनको जेल भेज देंगे। आपको याद होगा जब बीएसपी की सरकार नहीं आई थी तब ये कहा गया था कि अमर सिंह और मुलायम सिंह को जेल भेज देंगे। जब बीएसपी की सरकार आ गई और बाद में समाजवादी पार्टी आई तो हुआ कि भाई इनके भ्रष्टाचार पर इनके लोगों को जेल भेज देंगे। फिर जब आपको याद होगा 2017 से पहले केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, उन्होंने कहा था वो अखिलेश और शिवपाल यादव को जेल भेज दें। हाँ, आज तक गए नहीं। तो इतना लंबा वक्त हो गया, ये सब एक दूसरे को कहते हैं कि हम भेज देंगे, पर भेजता कोई नहीं है। तो भाई भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करिए, जो आरोपी है उसको जेल भेजिए, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उस काम को अगर रोकते हैं तो वो आज नहीं तो कल वो काम पूरा होगा, लेकिन उसकी लागत का क्या होगा? जो चीज 4 रुपए में बननी थी अब वो 12 रुपए में बनी, और जो चीज पहले वहां लग गई वो सत्यानाश हो गई। अब उस सत्यानाश की जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी कौन ओढ़ेगा? यही चीजें सड़कों में होती है। सड़कों की भ्रष्टाचार की जांच इसी तरीके से होती है। मतलब शायद ही आपको कोई जांच मिले, प्रिलिमिनरी तौर पर आप सस्पेंड कर देते हैं अपना क्रोध दिखाने के लिए, लेकिन बाद में सब बहाल हो जाते हैं, सबकी पेमेंट हो जाती है। वैसे ही इस मामले में भी होगा कि आपने सब आरोप लगा दिए, सब कुछ कर दिया, पर अंत में अंतोगत्वा क्या हुआ? आपसे यही हुआ कि शालीमार के मालिक पहले इस पार्टी में थे, उस पार्टी में चले गए, काम खत्म। उस पार्टी में चले गए और जांच बंद हो गई। नहीं तो उसमें भी खेल होता है ना, ऐसे थोड़े बंद हो जाते। अच्छा, मैं थोड़ा अवनीश की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि देखिए, अवनीश ने ये कहा कि ये केवल समाजवादी पार्टी ने बनाया था इसलिए ये रोक रहे हैं। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि सरकार जो होती है वो कंटिन्यूटी की होती है। ऐसा नहीं होता कि एक सरकार आई तो वो कोई उसकी निजी प्रॉपर्टी है, दूसरी सरकार आई तो उसको रोके या न चलाए। देखिए, एक सरकार स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, सड़क है, तमाम भाई कोई शिलान्यास करता है। अब सरयू नहर परियोजना का भाई उसका हुआ था शिलान्यास, बीच में पड़ी रही अभी। तो ये हमारे यहाँ और बीच में तो बहुत सरकारें कम समय की रही। तो एक सरकार, एक मुख्यमंत्री किसी योजना का शिलान्यास करता है तो उसका जरूरी नहीं है कि दूसरी भी जो सरकार आती है, आफ्टर ऑल ये पब्लिक मनी है ना, ये कोई प्राइवेट मनी नहीं है।
आज ताज होटल के पीछे एक इतनी बड़ी संस्था जो बन रही थी वो किसके लिए? पब्लिक के लिए ना, कि आज लखनऊ में आप कहते हैं कि हम वहां जाके शहीद पथ पे एक बहुत बड़ा हॉल बनाएंगे गोष्ठियों सम्मेलन के लिए, फिर अटल जी ने केजीएमसी में बनाया, तो आखिर जेपीएनआईसी जो बन रहा था, तो अगर वो जिम्मेदारी थी जो सरकार बाद में आई थी, भ्रष्टाचार अपनी जगह है, भ्रष्टाचार के लोग जिन लोगों ने किया आप उनको सजा देते, उनको तो आपने अपने साथ बिठा लिया, जो भी उसमें सौदा हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, लेकिन आपने उसका काम रोक दिया। तो पहली बात तो यह है कि जेपीएनआईसी आज 8 साल हो गए, 8 साल में आप काम नहीं पूरा कर सकते, एक बात। दूसरी बात, जेपी तो वो व्यक्ति है, वही मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चाहे अटल जी, चाहे आडवाणी जी, या बहुत सारे लोग नाम गिनाए इन्होंने, रविशंकर प्रसाद और यशवंत सिन्हा, बहुत सारे लोग हैं जो भाई जेपी आंदोलन से निकले और बड़े लीडर बने। लालू मुलायम को तो अलग छोड़ दीजिए। तो जयप्रकाश नारायण गांधी के बाद अगर इस देश को हिलाने वाला और बिना सत्ता के स्वार्थ के अगर कोई आदमी दूसरा पैदा हुआ तो वो जेपी थे, और शांतिपूर्ण ढंग से। जेपी ने जब वहां पटना में रैलियां निकालाई तो हाथ बंधवा दिए थे, मुंह में पट्टी लगवा दी थी कि कहीं कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। आज तो जो शांतिमय तरीके से, डेमोक्रेटिक ढंग से, जैसे आज वो उनको मिला है ना नोबेल प्राइज कि बुलेट नहीं बैलेट से, तो एक यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं नक्सलाइट्स जो है वो बुलेट के जरिए सोच रहे हैं कि हम मत देंगे, लेकिन जेपी ने कहा कि नहीं, बैलेट से हम जो है वो समाज परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। वो तो दुर्भाग्य रहा कि जेपी की डेथ के बाद जनता पार्टी के लोग आपस की लड़ाई में, सत्ता के संघर्ष में हुए, कौन प्रधानमंत्री बने। अब देखिए, वही चरण सिंह जिन्होंने मतलब जेपी इंदिरा जी को गिरफ्तार करवा रहे थे, वही एक शराब व्यापारी के सहयोग से जो है वो फिर उन्होंने जनता पार्टी को तोड़ के और प्रधानमंत्री बने 6 महीने के लिए, और पार्लियामेंट को फेस नहीं किया, वही राजनारायण। तो ये तो मोहन मेकिस, तो ये तो इन लोगों के जो पद लोलुप्सा और आपसी संघर्ष की वजह से, और बाद में कांग्रेस की नालायकी से, कांग्रेस लीडर्स की नालायकी से, कि जिस तरह से शाहबानो केस पलटा, जिस तरह से ताला खुलवाया बाबरी मस्जिद का, और फिर जो एक शक्ति और उभर के आई बीएसपी के नाम से, जो आप बताइए गांधी ने किसका क्या बिगाड़ा है? आज जो आरएसएस और बीजेपी के लोग गांधी को सबसे ज्यादा गाली देते हैं, नेहरू को सबसे ज्यादा गाली देते हैं, क्यों देते हैं? तो ये समझना चाहिए कि आज जयप्रकाश जी का महिमा मंडन, बस 30 सेकंड, जयप्रकाश जी का महिमा मंडन इसलिए नहीं होना देना चाहते हैं क्योंकि जयप्रकाश जी इनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े होते हैं। वो डेमोक्रेसी के लिए है, वो सर्वधर्म समभाव के लिए है, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, और ये लोग न डेमोक्रेसी दिल से मानते हैं, न व्यवस्था संपूर्ण क्रांति को दिल से मानते हैं, न शांतिमय ढंग से परिवर्तन चाहते हैं। ये वो लोग हैं सावरकर के चेले जो हिंसा में विश्वास करते हैं। तो इससे बड़े प्रोजेक्ट से पूर्वांचल के और मेट्रो के, पूर्वांचल मेट्रो के प्रोजेक्ट इससे बड़े थे, उनमें ज्यादा जांचें हो रही थी, वो सब पूरे हो गए, जेपीएनआईसी पूरा नहीं हो पाया। जेपी की विचारधारा को ये लोग नहीं मानते, झूठा भले कहें, वो अटल जी की बात छोड़ दीजिए। जेपीएनआईसी का प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो पाया और 8 साल से जेपी की जो प्रतिमा है वो धूल खा रही है, उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। जेपीएनआईसी पर 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ था। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे जिस भी चैनल पर ये आप प्रोग्राम देख रहे हो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो स्टोरी है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारे गेस्ट रामदत्त त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत, और अवनीश विद्यार्थी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।